नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को देखने वाले हैं, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। अगर सुना भी है, लेकिन जानते हैं कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा? क्योंकि देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उससे प्रश्न कैसे बनता है इसको भी समझना। तो इसीलिए यहाँ पर इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको एक पीटी का प्रश्न भी डिस्कस करूंगी, ताकि आप समझ सके कि प्रश्न पूछा कैसे जा रहा है किस टॉपिक से, ताकि प्रश्न करने की जो क्षमता है आपकी वो थोड़ी और बढ़ जाए। फिलहाल आज के इस टॉपिक पर हम यहाँ ध्यान देते हैं, जिसको हम UNEP कहते हैं। देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आइए देखिए, इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई थी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम 5 जून को कुछ तो होता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को हर साल मनाया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से विश्व पर्यावरण दिवस जैसी चीजें मनाने लगे हम लोग? तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉकहोम सम्मेलन, देखिए बहुत बड़ी चीज है ये स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन वो पहला सम्मेलन है जिसमें पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतन किया गया। क्यों? UN ने बोला, सारे देश आए यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने बोला देखिए भाई, देश की सुरक्षा एक बात हो गई, विकास अपना एक बात हो गया, लेकिन इन सबके साथ साथ पर्यावरण भी उतना ही जरूरी मुद्दा है, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना और 1972 5 जून को जो स्टॉकहोम सम्मेलन है उससे आपका UNEP का इजाद हुआ, यानी कि UNEP का जन्म हुआ। आइए अब आगे की कहानी को समझते हैं। मुख्यालय की यदि मैं बात करूं किसके, UNEP की, बट ऑब्वियसली तो ये नैरोबी केन्या में है। यहाँ पर आप एक छोटा सा मैप देख रहे होंगे अफ्रीका का, तो केन्या कहाँ है? यहाँ पर अफ्रीका में है। आप समझिएगा ये मैप डालने का यहाँ क्या कारण था। हम लोग बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या करते हैं कि हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इकोलॉजी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, व्हाटएवर सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एटलस अपने साथ नहीं रखते हैं और वहां पर हम गलती कर देते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि किस पोजीशन में ये चीज पूछी जा रही है, प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा गया, हमें लोकेशन ही नहीं पता। तो बहुत बार क्या होता है, जब भी आप कोई प्रश्न सॉल्व करें इस तरह से, तो वहां पर मैपिंग का जरूर जो है इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाली किसी भी परीक्षा में। यहाँ पर अगर हम सदस्यों की बात करें तो भाई कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं, पर्यावरण से संबंधित जो बात की जा रही है, इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो उसमें 193 सदस्य इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं उद्देश्यों की। बन गया भाई, स्टॉकहोम सम्मेलन में बात कर दी गई कि इसका जन्म हो गया UNEP का, इतने सदस्य हैं, इसकी कब स्थापना हुई, सारी चीजें हमने देख ली। अब पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा भाई, किसी चीज का जन्म हुआ है या उसको बनाया गया है तो जरूर उसके पीछे का कोई मोटिव तो होगा ही ना। तो क्या मोटिव था? संयुक्त राष्ट्र की, अभी मैंने बोला पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को ये नियंत्रित करता है। तो एनवायरनमेंट की जितनी भी चीजें हो रही हैं पूरे विश्व में, उसको ये नियंत्रित करता है, उनको टारगेट करता है कि कौन किसको क्या टारगेट दिया जा रहा है, वो क्या फुलफिल कर रहे हैं, क्या पर्यावरण का जो देश है वो संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत सतत विकास को बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सब जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जिन वस्तुओं का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी भी उस चीजों का इस्तेमाल करे। जैसे कि हम कह सकते हैं पेट्रोलियम हो गया, या हम कह सकते हैं जैसे जल हो गया, तो इन सब के संरक्षण, इन सब की सही से इस्तेमाल करने की बात की गई, ताकि भविष्य की पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स सतत विकास को ये बढ़ावा देता है। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए, अभी मैंने बताया, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। तो ये क्या करता है कि UN को जब भी कभी कुछ भी इस तरह से मीटिंग करनी होती है तो UNEP के अंतर्गत सारे विश्व के जो देश है उनको यहाँ पर एकत्रित करता है और उनको जो भी प्रोग्राम सेट किए जाते हैं उनको बताता है कि आपको ये टारगेट है, ये पूरा करना है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद पर्यावरणीय निरीक्षण, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये रिपोर्ट्स निकालता है ना, तो किन किन चीजों पे ध्यान देना अभी मैं आऊंगी उस पे भी। परीक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है और कार्यक्रम संगठनों का प्रबंधन करता है। तो जो भी कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित होते हैं उनको ये जो है ऑर्गेनाइज कराता है UNEP, और विश्व में जितने भी पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सब इसके अंतर्गत ही, या कह सकते हैं कि इसके अंडर में ही होता है, मतलब माई बाप यही है सरल भाषा में अगर हम समझे। यहाँ पर ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ये देख रहे होंगे IPCC, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो कि UNEP और WMO के साथ मिलकर इसको बनाया गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर काम करता है। एक तरह से ये संगठन बनाया गया है किसके द्वारा, WMO और UNEP के साथ मिलकर, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं।
और इनको मिलाकर मतलब कि इन्होंने साथ में आकर एक नया संगठन बनाया IPCC, जिसको हम कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देता है, जलवायु परिवर्तन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों के जलवायु परिवर्तन से ये पूरी तरह से संबंधित है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और हम देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये तो हो गई सारी मोटी मोटी बात, ये बैकग्राउंड क्या है, कैसे आया, उद्देश्य क्या है, ब्ला ब्ला चीज़ें हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर 10 वर्षीय सम्मेलन, देखिए ये जो प्रोग्राम है ये हर 10 वर्ष में यहाँ पर एक सम्मेलन होता है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन हमने देखा जहाँ से UNEP का जो है इजाद हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10 ईयर्स में ये हर बार सम्मेलन होता है। सबसे पहले हमने देखा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ से प्रश्न आ जाएगा और हम गलती कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं गलती करने के लिए, अगर हम विशेष रूप से उस पर ध्यान दें तो गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, 1982 में फिर 10 साल बाद एग्जैक्ट देखेंगे नैरोबी केन्या में हुआ। अब मजेदार यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है, मैं बता देती हूँ, बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई इसका जो 10 वर्षीय सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन आपका 1972 में हुआ था UNEP का, और वो भी नैरोबी केन्या में। क्यों ऐसा कहा जाता है? ताकि हम कंफ्यूज हो, क्योंकि हमें तो ये पता है कि इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में हुआ था, तो 1972 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सेकंड सम्मेलन जो था 10 वर्षीय सम्मेलन 1982 में नैरोबी जो कि केन्या में है, अफ्रीका भी हमने देखा। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और यहाँ से आपका पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, इसको आप पृथ्वी सम्मेलन प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में ये सम्मेलन हुआ था आपका, 10 वर्ष में ही अंतराल हो रहे हैं ये 2002 में। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो MSD यानी कि मिसलेनियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है आपके, उसको यहाँ पर लाया गया था 2012 में रियो डी जेनेरियो, सेम एज इट इज ब्राजील में, और इसमें भी पृथ्वी सम्मेलन 2 के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कोई चीज़ अस्पष्ट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये भी आपका पृथ्वी सम्मेलन 2 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 2022 में जो हाल फिलहाल में ये भी आपका नैरोबी में हुआ है। इस पे जो आप देखेंगे कि ये MDG जिसको बोलते हैं, माफ़ी चाहती हूँ, MDG में इसका इजाद हुआ था। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 2 हो गया, ये 2022 में। आप बताएंगे हमें कि इसकी थीम क्या रही थी, इत्यादि चीज़ें जो भी हैं वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपकी भी साथ साथ में तैयारी होती रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है हमारे साथ साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि भाई एक संस्था बनी है, उसका उद्देश्य जान लिया, कब बना, कितने सदस्य हैं, सारी चीज़ों को जान लिया। अब रिपोर्ट्स क्यों? देखिए रिपोर्ट्स निकालेगा कि भाई किसी को कितना टारगेट दिया गया, क्या उसने फुलफिल किया या नहीं, तो ये रिपोर्ट्स भी निकालता है। कई तरह की रिपोर्ट्स है जिसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहाँ जरा गौर कीजिएगा। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट एक ये निकालता है, समझिएगा। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में क्या होता है कि एक टारगेट दिया जाता है पूरे देशों को, पूरे विश्व को, कि भाई ये टारगेट है, आपको फुलफिल करना है। तो किसने इस टारगेट को फुलफिल किया है, कितने समय में किया है, तो एक रिपोर्ट जारी करता है। उसमें बताता है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कि पहले प्रथम स्थान पर इसने किया, दूसरे स्थान पर इसने किया, तीसरे स्थान पर इसने किया, तो इस तरह से कितना उत्सर्जन किस देश ने किया है, ये गैप रिपोर्ट यहाँ पर निकालता है। दूसरा निकालता है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनता है मोस्ट प्रॉब्ली। इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट आप देख रहे हैं। इसके बाद मेकिंग पीस विद नेचर, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि UNEP निकालता है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रिपोर्ट्स निकाली तो रिपोर्ट कार्ड आता है ना, कि भाई किसने कितना अच्छा काम किया, कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है, इस तरह से उनको रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जिसने सबसे अच्छा काम किया होता है पर्यावरण से लेकर, वहां पर उनको ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आप ध्यान रखिएगा कि अन अवार्ड्स में अगर हम बात करें तो जैसे चैंपियन ऑफ द अर्थ, सेकंड है यूथ चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये भी अवार्ड्स से जो है देशों को नवाजित किया जाता है, जो सदस्य हैं उनको नवाजा जाता है। देखिए अब 2-3 चीजें याद रखनी है। यहाँ मैंने आपको बताया ये रिपोर्ट्स निकालता है, ये करता है, ये करता है। प्रश्न बन सकता है, 4 रिपोर्ट्स दे दी फॉर एग्जाम्पल, 4-5 रिपोर्ट्स दे दी, 2 सही हैं, 2 गलत हैं, 2 UNEP से हैं, 2 किसी और से हैं। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट्स नहीं पता है एग्जैक्टली कि UNEP की रिपोर्ट्स क्या है, तो आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता ही नहीं भाई कि ग्लोबल 500 क्या है, ये तो हो सकता है आपसे PCS के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो उसमें पूछ सकते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई, ये
पर्यावरण से संबंधित है, तो अगर ट्रिक्स लगा सकते हैं तो ट्रिक के साथ भी इसे याद कर लीजिए। अंतिम उद्देश्य ये है कि प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था कि हम पूरे टॉपिक को समझने के बाद यहाँ पर एक प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है आज का आपका, यूएनईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं, आइए जरा देख लेते हैं। हो सकता है ये कथन जो है हमें सही से पता हो, सही से नहीं भी पता हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहला कथन हमारा क्या कह रहा है बच्चों की, जो जून है, जून 1972, देखिए 5 जून नहीं बोला है, सिर्फ जून बोला है। जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप की स्थापना की गई। ठीक है, की गई होगी, अभी नहीं पता हमें। ठीक है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वय निकाय है। हो सकता है हो भाई, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं। हमने जब नहीं पढ़ा है तो उस कंडीशन में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। इसके बाद यूएनईपी का जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई सारी चीजें मैंने पढ़ ली हैं, ये वाला मैं श्योर हो रही हूँ कि काठमांडू में तो नहीं है, मुझे बाकी के ऑप्शंस नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि भाई इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में नहीं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, क्या चाहता है हमारा अभी, है ना। तो हमने पता चल गया कि भाई काठमांडू में नहीं है, कहाँ है ये हमें नहीं पता। आइए इसके बाद देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए क्या कह रहा है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, वो सारी चीजें देख ली है। अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, बस मुझे एक जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें ये पता चल गया कि काठमांडू तो भाई बिल्कुल भी नहीं है इसका मुख्यालय, ये तो हमें पता चल गया। तो चलिए अब इसी के बेसिस पे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। हालांकि प्रश्न सिंपल है, अभी कुछ लोग कहेंगे मैम ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो नहीं आते, पर सिंपल से ही तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। देखिए हमें पता चल गया काठमांडू में तो इसका मुख्यालय नहीं है, मैंने कहीं कहीं तो पढ़ा था ऐसा। तो इस बेसिस पे निकालते, पूछ रहा है कौन से कथन सही है। थर्ड तो किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं है, ऐसा मुझे पता चल गया। तो थर्ड किस किस में आ रहा है, तीसरा ऑप्शन किस में आ रहा है आपका, बी में आ रहा है, इसको निकाल देते हैं। सी में आ रहा है, डी में आ रहा है, इसको निकाल देते हैं। अब क्या बचता है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन जो है वो पूरी तरह से ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको भी बताया मैंने इसका मुख्यालय कहाँ, नैरोबी में है, ठीक है, केन्या में है। बाकी ये 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत इसको लाया गया था और पर्यावरण की गतिविधियों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। तो इस तरह से आपको प्रश्न को देखना है, समझना है, उसको टैकल करना है। देखिए क्या होता है कि हर बार हर चीज हमने पढ़ी हो ये संभव ही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ट्रिक्स या लॉजिक के साथ भी हम चीजों को कर सकते हैं। घबराना नहीं होता है, बस समझना होता है कि भाई अगर हमने कहीं भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, नहीं सारे हमें पता है ऑप्शंस सही है या गलत है, लेकिन कभी कभी ट्रिक्स के थ्रू भी आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको समझ आ गया ना कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे रिपोर्ट्स पूछ ली जाए, हो सकता है आपसे पुरस्कार पूछ लिए जाए, या उसमें पूछ लिया जा सकता है कि भाई उसका लोकेशन दे दें आपको, समथिंग ऐसा कुछ प्रश्न बना दें जिसमें आपको पता होना चाहिए कि नैरोबी केन्या का है। तो इस तरह से एटलस के साथ आपको सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप आपको। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को फिलहाल के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि आपको कोई प्रश्न या कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। जल्दी से एक और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।